हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बेस्ड प्रॉब्लम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंपटीशंस की दुनिया में। इसके कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, चाहे वो गेट का पेपर हो चाहे नेट का हो, बार्क जैस केफर जैम और जैस सभी एग्जामों में क्वेश्चंस इस पर बेस आते रहते हैं। तो बताऊँगा मैं क्या क्या इस पर क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें भी डिस्कस कर रहा हूँ और थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बताता हूँ क्या इसका मतलब है, कहाँ से आती है। तो अगर हमारा कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम से चार्ज लीक कर जाता है और चार्ज है हमारा क्यू टाइम टी के ऊपर, और चार्ज की जो वैल्यू है वो घट जाती है लीक करके, कहीं चार्ज निकल जाता है कहीं दूसरे रीजन्स में। तो एक तो ये है कि चार्ज सदा कंटिन्यूस फ्लो करेगा, जहाँ से चार्ज घटा है वहाँ से और जहाँ तक गया है वहाँ तक चार्ज का जो पाथ होगा वो सदा कंटिन्यूस होगा। तो इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूटी को बताती है कि अगर वॉल्यूम के अंदर चार्ज कम हो जाता है और चार्ज सरफेस पे भी नहीं है तो वॉल्यूम का चार्ज या तो सरफेस पे पहुंचेगा या सरफेस से बाहर होकर लीक हो जाएगा। तो लीक होता हुआ कहीं पहुंचा और मान लो कि डी क्यू चार्ज लीक हो जाता है डी टी टाइम में, तो यहाँ जो चार्ज की वैल्यू रह जाएगी वो क्यू माइनस डी क्यू हो जाएगी और टाइम जो हो जाएगा वो टी प्लस डी टी हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लेकर चलते हैं। जो डायग्राम है उसमें क्या है कि जो हमारी करंट है, जो करंट का फ्लो होगा उस करंट को आई हम नोट करते हैं। तो आई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी आई इजकल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इजकल टू माइनस डी ओवर डी टी, और इसको हम क्यू को लिख सकते हैं रो इंटू डी वी। हम सभी जानते हैं कि जो रो होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है रो इजकल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो डी क्यू को रो डी वी लिखेंगे और फिर दोनों तरफ से इंटीग्रेट करें तो क्यू की वैल्यू इंटीग्रल रो डी वी होगी। तो इंटीग्रल रो डी वी ये क्यू की वैल्यू होगी और आई इजकल टू माइनस डी क्यू। नेगेटिव साइन है हम इसलिए लेते हैं क्योंकि चार्ज यहाँ पे देख लेते हैं, चार्ज टाइम के हिसाब से, टाइम तो आगे सदा पॉजिटिव चलता है, टाइम अगर बढ़ रहा है और चार्ज घट रहा है तो यहाँ नेगेटिव साइन होगा, और अगर टाइम बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है तो प्लस साइन लेते हैं क्योंकि यहाँ से चार्ज लीक हो रहा है और चार्ज लीक होकर किसी दूसरे रीजन में जा रहा है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिया है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही टाइम बढ़ा है तो चार्ज कम हुआ है क्योंकि चार्ज लीक हुआ है। तो चार्ज लीकेज का मतलब क्या होगा, चार्ज टाइम के हिसाब से कम होता जा रहा है। तो आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी लें और डी ओवर डी टी क्यू की वैल्यू को रो डी वी ले लें। आई की वैल्यू को सिंपली जब हम लेंगे एस, इसको ले लें जे डॉट डी एस, क्योंकि जे जो होती है करंट डेंसिटी, उसको हम सब जानते हैं कि जे जो होता है वो हमारा होता है करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इस तरीका से लेके चलते हैं तो डी आई हमारा जे डॉट डी एस हो जाएगा और आई जो है वो जे इंटीग्रल जे डॉट डी एस होगा। तो ये हमारा होल सरफेस के अंदर जे डॉट डी एस की वैल्यू, और इस इक्वेशन को जो हम कहते हैं वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इंटीग्रल फॉर्म। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछता है कि इंटीग्रल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखें तो यही आंसर आपको मार्क करके आना है। अब क्या करें, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वॉल्यूम सरफेस को किस में बदल दें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम। तो जे डॉट डी एस जो होगा वो हमारा डाइवर्जेंस जे डी वी होगा। तो इसकी वैल्यू को सीधा लिख दें डाइवर्जेंस जे इंटू डी वी, और इस टर्म को इधर ही ले जाएं तो जो डी ओवर डी टी है वो डेल रो ओवर डेल टी हो जाता है अंदर। तो डेल रो ओवर डेल टी डी वी इजकल टू जीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम वी डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी और डी वी इजकल टू जीरो। क्या किया, डी वी कॉमन निकाल दिया पूरे एक्सप्रेशन से, डी वी यहाँ रखा और बाकी की जो टर्म थी उसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये सदा सही है चाहे वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू चाहे जो भी हो, और ये पूरा का पूरा रिलेशन ऑलवेज सही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डी वी जीरो हो, क्योंकि ये जीरो होने का मतलब ये है या तो ये टर्म जीरो हो या ये जीरो हो, क्योंकि सभी वॉल्यूम एलिमेंट के लिए ट्रुथ है। तो डी वी की नॉन जीरो के वैल्यू के लिए ये वैल्यू सदा किसके बराबर होगी, जीरो होगी। तो डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इजकल टू जीरो। दिस इक्वेशन इज सेड टू बी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई और ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई। तो अगर इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म सिंपली आती हैं पेपर में कहीं पे तो सिंपली मार्क कर दें। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चंस इस पे क्या आया हुआ है, वो क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है।
हम सब जानते हैं कि जे जो होता है यहाँ, जिन्हें ना पता हो याद रखें कि जे यहाँ कहलाती है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू जे होती है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज सेड टू बी ओम्स लॉ। जे यहाँ पे है करंट डेंसिटी, सिग्मा है यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे बराबर सिग्मा ई का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, और इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो करंट डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। और ई लिंक है वोल्टेज से, जे लिंक है आई से, तो इसी रिलेशन को हम आई और वी में जब बदल देंगे तो ये वी बराबर आई आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ हम इसे जैसे इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा डाइवर्जेंस ई प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0। और गॉस लॉ से हम सब वाकिफ हैं कि गॉस लॉ जो होता है वो होता है डाइवर्जेंस ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। अगर माध्यम हमारा ऐसा है जिसके जो परमिटिविटी है, जिसकी एप्सिलॉन है, तो डाइवर्जेंस ई को लिखेंगे रो अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे रो अपॉन एप्सिलॉन रख दें तो सिग्मा रो अपॉन एप्सिलॉन प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ले जाएं। उसके बाद क्या करें, रो के जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लें और बाकी की टर्मों को एक तरफ ले जाएं। तो ये हमारी जो टर्म है ये इस फॉर्म में आ जाएगी, डेल रो अपॉन रो इक्वल टू, यहाँ से देखें ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी टी। देखें एक बार चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं है। इस टर्म को मैं इधर ले गया हूँ और इस डी टी को इधर ले गया हूँ और इस पूरी टर्म को फिर इधर माइनस में ले गया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सही मैंने किया होगा। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ से। जब t बराबर 0 था, जब टाइम शुरू हुआ ही था, जब हम मेजरमेंट लेने लगे, तब मान लें कि रो की वैल्यू रो नॉट थी। और जब टाइम t हो जाता है तब मान लें रो की वैल्यू हमारी रो फंक्शन ऑफ टाइम हो जाती है रो टी। तो ये हमारे पास, हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई कर दें। टाइम t बराबर 0 पे रो की वैल्यू को रो नॉट लिखा और टाइम t पे रो को रो रहने दिया, जो कि फंक्शन टाइम का है। उसके बाद क्या करें, इस एक्सप्रेशंस को पूरे को इंटीग्रेट कर लें प्रॉपरली। और जो प्रॉपर इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में लगातार पूछे जाते हैं। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा लॉग रो, लॉग बेस ई रो अपॉन रो नॉट, क्योंकि पहले तो यहाँ लॉग ई रो होगा, अपर लिमिट लेंगे लोअर लिमिट लेंगे, तो आ जाएगा लॉग ई रो जो फंक्शन टाइम का है माइनस लॉग ई बेस ई है रो नॉट इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। ये सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ द माध्यम, और ये सिग्मा जो हमारा एप्सिलॉन है उसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो रो की जो वैल्यू है वो यहाँ से मिलेगी रो बराबर रो नॉट, रो जो फंक्शन किसका है टाइम का, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। सिंपल यही फॉर्मूला बहुत बार कंपटीशंस की दुनिया में सच पूछा जाता है। रो बराबर रो नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। व्हाट इज रो टी? रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कब? टाइम टी के ऊपर। ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब टाइम टी बराबर 0 था। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और टी है टाइम। अगर हम इसकी कंपैरिजन करके देखें तो ये कुछ रेडियो एक्टिविटी की इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग देखो हमें मिल रहा है, एन बराबर एन नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस लैम्डा इंटू टी। उसी फॉर्म में हमें मिल रहा है एन जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल इन टाइम टी के ऊपर, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारी हाफ डिके कांस्टेंट जो हाफ लाइफ से तय होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा से, और टी टाइम। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें दोनों की तो दिस इज जस्ट एनालॉगस टू जो रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल है। इसका मतलब यह है कि दोनों जो एनालॉगस रिजल्ट हैं, पूछता है कई बार कि ये किसके एनालॉगस रिजल्ट होता है, तो इसका एनालॉगस रिजल्ट है
मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा इस पर जो क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं, उन्हें मैं सभी को डिस्कस कर रहा हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ से हमारा अगर हम रिजल्ट को देखें और इस कर्व को खींचने का प्रयास करें कि ये कर्व किस तरीका का आएगा, तो इस तरीका से हम इसका कर्व खींच सकते हैं। इधर तो हमारा टाइम चल रहा है टी के हिसाब से, और इधर रो होगा, रो जो फंक्शन है टाइम टी का। तो ये इस तरीका से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा दिस। और जहाँ ये अपनी वैल्यू का 1/e टाइम्स होगा, रो यहाँ रो नोट है, यहाँ रो नोट अपॉन ई होगा, उसको हम कहते हैं टाइम को t बराबर टॉ, और टॉ जो कहलाता है उसको हम बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज सेड टू बी रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे हम यहाँ पे रो को रो नोट अपॉन ई करेंगे, तो रो नोट अपॉन ई की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी एक्सपोनेंशियली माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। देखो ये फॉर्मूला ही सीधा पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में तो सिंपली फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये ई की पावर, यहाँ से रो नोट भी आएगा, ये रो नोट से रो नोट कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियली माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी इजकल टू एक्सपोनेंशियली -1 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा, तो ये टर्म्स आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जिस टाइम पे ये जो टर्म्स है बराबर होती है t इजकल टू 1, तो t को उस समय पे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू है टॉ इजकल टू वो होती है दिस अपॉन सिग्मा, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। अब क्वेश्चंस कैसे इस पर पूछा जा सकता है उसे सुने। कहता है कि माध्यम की कंडक्टिविटी इतनी है, और उसका ये बता देता है कि माध्यम का जो सिग्मा है वो इतना है और एप्सिलॉन इतना है, मींस परमिटिविटी और कंडक्टिविटी दोनों बताता है, और पूछता है कि बताइए रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों वैल्यूओं को रख दें और डिवाइड कर दें। ऐसे भी पूछ सकता है कि इसकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या होगी, क्या मार्क करेंगे? यस, टी की पावर -1, और ये जो डायमेंशन होगी इसकी टाइम होगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टाइम। तो इन दोनों की जो रेशो होगी वो टाइम की डायमेंशन रखेगी। इसका इन्वर्स कर देंगे तो डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी? टाइम की पावर -1, सेकंड की पावर -1। तो इस तरीका से इस पे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इनमें से 2 पैरामीटर देगा, तीसरा पैरामीटर पूछेगा। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि अगर सिग्मा बढ़ता है तो बताएं रो पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि अगर हमारा सिग्मा इन्फिनिटी हो जाए, अगर कोई कंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर हो, तो रो की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। वजह कि अगर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है तो जो चार्ज होगा उसको कैरी ऑन करने के लिए इनफाइनाइट चार्ज कैरियर होंगे, और उस चार्ज को तुरंत से वो लीक कर देंगे, तो रो एकदम से घट के 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सिग्मा इन्फिनिटी हो नहीं सकता, कोई भी ऐसा कंडक्टर आज तक नहीं बना, परफेक्ट कंडक्टर ऐसा नहीं बना आइडियल कंडक्टर के जिस पर इनफाइनाइटली चार्ज कैरियर हो। फिर भी जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा उसी के अंदर रो की वैल्यू तेजी के साथ फॉल करेगी। तो 4 अल्टरनेट दे सकता है। सिग्मा, देखो एक सिंपल क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है, फॉर्मूला तो बहुत ही बार पूछा जा रहा है। एक तो सिंपली क्वेश्चन यही पूछ सकता है जो मैं अभी बता रहा था कि रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू पूछ ले या उसे डिफाइन करा ले। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि हमारे पास ये हैं कंडीशंस कि सिग्मा रो हमारा तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी के साथ। किसी अगर कहीं पे चार्ज था और चार्ज बहुत तेजी के साथ डिके कर रहा है, तो कौन से केस में सबसे तेजी के साथ डिके करेगा? तो वहां पे कहेगा कि सिग्मा हाई हो, एप्सिलॉन लो हो, सिग्मा लो हो, एप्सिलॉन हाई हो, थर्ड दोनों ही हाई हो। क्या आंसर मार्क करोगे? जल्दी बोलो। यस, दिस इज द आंसर। क्योंकि जितना तेजी के साथ ये वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उतना ही तेजी के साथ इसका फॉल करेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए कि तेजी के साथ रो अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये आंसर मार्क करना है। इसका उल्टा कह सकता है कि चार्ज लीकेज कम से कम हो कहीं, तो तुम्हें पता चलेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा जो है लो हो और एप्सिलॉन हाई हो, अगर चार्ज का लीकेज को कम करना है तो इस तरीका से क्वेश्चंस भी इस पर पूछे जा सकते हैं।
और बाकी तो चीज़ें मैं इस पर डिस्कस कर ही रहा था। ये साथ साथ ये भी याद रखें कि ये कभी भी ये कर्व भी पूछ सकता है कि कर्व की शेप कैसी होगी, तो कर्व 4 कर्व बना के प्लॉटिंग करा लेगा, कैसे कैसे कर्व हो सकते हैं। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस इस पर काफ़ी पूछे जाते हैं। फॉर्मूला पूछा जाता है, ये दे देगा रो नॉट सिग्मा एप्सिलॉन टी दे देगा, रो पूछ लेगा। तो हर तरीक़ा के क्वेश्चंस इस पर तैयार रखें। काफ़ी हॉट और फेवरेट टॉपिक ये एग्जामिनर का रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था जिन कंसेप्टों को, उन्हें आप तक पहुंचाने में समर्थ रहा हूँ। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से बहुत तैयार करके रखें। तो इस सॉफ्ट ट्रिक्स की जो वीडियो हैं उन्हें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आगे कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा और पेपरों के ऊपर भी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।